स्टूडेंट्स, मैं धरणीधर वैष्णव और अगली क्लास इतिहास की 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं निरंतर। उपनिवेशवादी आक्रमण 5वां पाठ, तीसरी क्लास, क्योंकि इसमें एक ही बिंदु में बार बार दोहरा रहा हूं। केवल हमें एक बिंदु 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में पढ़नी है और उसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में क्रांति के कारणों को विस्तार से समझा। जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने देखा कि क्रांति के प्रमुख केंद्र और प्रमुख नायक कौन कौन थे, किस तरह से क्रांति की आग भड़की और कहां कहां तक फैली। अब देखिए, ये क्रांति हुई असफल, ये हम जानते हैं क्योंकि हमने जो पिछली क्लास देखी उसमें पता लगा कि क्रांति अंग्रेजों के द्वारा दबा दी गई। तो उसके क्या कारण रहे, उसकी असफलता क्यों हुई, क्यों भारतीयों को इसमें सफलता नहीं मिली। अगर इतना बड़ा और इतना संगठित योजनापूर्वक विद्रोह किया गया था तो इसमें सफलता मिलनी आवश्यक थी, किंतु ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण असफल हुई। यही इतिहास में सीखा जाता है कि जब हम पढ़ते हैं कि पूर्व की जो घटनाएं थी उनसे हम क्या सीख पाते हैं, यानी कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें, तो यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो देखिए, क्रांति की असफलता के कारण और प्रभाव को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असफलता के कारण। पहले हम देखते हैं असफलता। ये क्रांति असफल हुई तो उसके असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्रांति की असफलता के किन्हीं 2 कारणों को संक्षेप में समझाइए, किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में समझाइए। पूरे पाठ में से केवल क्रांति है तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनने वाला है अपने। तो असफलता के कारणों को हम एक एक करके देखेंगे। हो सकता है बड़ा प्रश्न भी दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी क्रांति की असफलता के कारणों को हम विस्तार से एक एक करके समझते हैं। तो नंबर 1, इस क्रांति की असफलता का पहला और सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो है योग्य नेतृत्व का अभाव। क्यों असफल हुई? योग्य नेतृत्व का अभाव था। क्या मतलब है इस बात से? यानी इस क्रांति का जो लीडर था, नेतृत्व या जो कर रहे थे, वो या तो संगठित नहीं थे या ताकतवर नहीं थे या उनमें ऐसी दूरदर्शिता, योग्यता, कूटनीति या कुछ भी कहें, ऐसा कुछ विशेष नहीं था जिसके कारण से इस क्रांति को वो सफल बना सके या इस क्रांति को वो आम जनता को जिससे जोड़ सके। तो ये इसका योग्य नेतृत्व का अभाव था। देखिए, हम इसके जो लीडर की बात करें, वो लीडर था या नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर, जो स्वयं केवल दिल्ली और आगरा, दिल्ली के लाल किले तक सिमटा हुआ था, जिसकी शासन सत्ता। वो बहादुर शाह जफर वृद्ध उम्र में 70 वर्ष से अधिक उम्र थी जिसकी, वो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, क्रांति का नेतृत्व युवा करते हैं। यहां पर बहादुर शाह जफर कर रहा था तो योग्य नेतृत्व नहीं था। और बड़ी बात, सारे के सारे जो क्रांति के अन्य नेता थे, जैसे हमने बात करी ताजा टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रंगा बापू गुप्ते, जो भी थे, खान बहादुर, ये सारे के सारे संगठित नहीं थे। ये आपस में अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। यानी झांसी की रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए, बहादुर शाह जफर सम्राट का पद पाने के लिए, उधर पेशवा साहब अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। यानी हर चीज कहें तो इनमें आपस में समन्वय नहीं था और आपसी तालमेल का अभाव या नेतृत्व का अभाव पहला कारण है। तो हमारा क्रांति की असफलता का पहला कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। नंबर 2, क्रांति का जो दूसरा कारण है महत्वपूर्ण, और सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है समय से पूर्व होना। क्रांति का समय से पूर्व होना। हमने पढ़ा है क्रांति किस तारीख को होनी थी? 31 मई 1857 को क्रांति होना तय हुआ था। और क्रांति हुई कब? 10 मई 1857 को मेरठ से, और उससे पूर्व भी घटनाएं छुटपुट हो चुकी थी। यानी क्रांति तय समय से पूर्व हो गई। क्या कारण रहा इससे? क्या परिणाम या क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, योजना बनाई जाती है, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए समय चाहिए, उसको जनता तक, आम जनता तक पहुंचा नहीं पाए। और एक साथ अगर क्रांति होती तो
अंग्रेजों के लिए दबाना मुश्किल होता, किंतु अलग अलग जगह अलग अलग घटनाक्रम घटते रहे। दिल्ली में मेरठ में होती है, उसके बाद मेरठ दिल्ली में होती है, यहाँ दबा दिया, वहाँ की सेना दिल्ली पहुँच गई अंग्रेजों की, उसे दबा दिया गया, झांसी में अलग समय हो रही है। तो इन सब कारणों से ये तय समय से पूर्व हो गई। अगर एक निश्चित तिथि को होती 31 मई को, तो 100% ये क्रांति सफल होती। किंतु असफलता का पहला कारण, दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण वो है इसका तय समय से पूर्व होना। मेलिसन जो इतिहासकार है उनका भी यही कहना है, मेलिसन जो अंग्रेज इतिहासकार है उनका भी यही कहना है कि ये क्रांति पूर्व योजना के अनुसार तो थी, और पूर्व योजना के अनुसार निर्धारित अगर होती तो भारत को विजय करना किसी भी कंडीशन में संभव नहीं होता अंग्रेजों के लिए। तो यानी क्रांति का समय से पूर्व होना भी इसकी असफलता का दूसरा बड़ा कारण है, जिसके कारण असफल हुई। नंबर 3, असफलता का कारण भारतीय जो नरेश थे उनका असहयोग। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, भारतीय नरेश थे, राजा थे, का असहयोग, यानी साथ नहीं दिया। किसका? क्रांतिकारियों का। और किसका साथ दिया क्रांतिकारियों के बजाय? ब्रिटिश साम्राज्य का, अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया, जिस कारण से ये असफल हुई। देखिए, जनता और अंग्रेजी शासन के मध्य में जमींदार और सामंत और साथ में भारतीय देसी नरेश थे। अब इनमें जो तटस्थ रहे जमींदार और सामंत वर्ग, तो किंतु जो भारतीय देसी राजा थे, जो नरेश थे, उन्होंने इस क्रांति को दबाने के लिए भारतीयों का सहयोग तो दिया नहीं, और क्रांति को दबाने के लिए सहयोग किसका कर दिया? अंग्रेजों का। अगर ये भारतीय जनता के साथ होते तो संभवतः नहीं, वास्तविकता है कि ये क्रांति सफल हुई होती। हम यहाँ केवल ये चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या कारण रहे असफलता के। तो भारतीय जो नरेश थे उन्होंने किसको साथ दिया? अंग्रेजों का। और इस साथ के कारण से भारतीय कमजोर पड़ गए, अंग्रेजों को एक तरह से ढाल मिल गई, और वो ढाल किसके रूप में? भारतीय नरेशों को। देखिए, कैनिंग जो इस समय कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, उनका स्टेटमेंट था, कैनिंग ने स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? कि एक तरह से जो तूफान था, इस तूफान को रोकने में बाघ की तरह काम किया भारतीय नरेशों में। तूफान को रोकने में किसकी तरह? बाघ साबित हुए। कौन? भारतीय नरेश। ये कैनिंग का स्वयं स्टेटमेंट है कि इस तरह से भारतीय राजाओं ने इनका साथ दिया। एक और स्टेटमेंट है कि यदि, देखिए इस शब्द से, इस लाइन से पता चल जाएगा, यदि सिंधिया, मराठा जो सिंधिया थे, सिंधिया इस विद्रोह में शामिल होते, सबकी नहीं, केवल एक सिंधिया के बारे में ही ये स्टेटमेंट है, विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें बिस्तर गोल करने पड़ते हैं। अंग्रेजों को गोल करने का मतलब है जाना पड़ता। तो देखिए किस तरह से स्टेटमेंट कैनिंग के आ रहे हैं कि तूफान को रोकने में बाघ की तरह साबित हुए भारतीय नरेश, और यदि सिंधिया इस संग्राम में शामिल होते तो अंग्रेजों को यहां से 100% जाना होता। तो 3 कारण हो चुके हैं। भारतीय नरेशों का असहयोग भी यहां पर एक बड़ा कारण रहा, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। नंबर 4, चौथा कारण क्रांति की असफलता का, तो जमींदार, व्यापारी और जो शिक्षित वर्ग था वो क्रांति में शामिल नहीं हो पाया। सिपाही और कुछ जनता तक ये सीमित रहा। तो जमींदारों, किसका? जमींदार, व्यापारी, क्योंकि ये अपना हित देख रहे थे, और शिक्षित वर्ग, इनकी क्या रही? तटस्थता। यानी ये ना तो इस तरफ ना उस तरफ, अपना स्टैंड सीधा रखा कि ना तो हम अंग्रेजों के पक्ष में हैं, ना भारतीयों के पक्ष में है या सैनिकों के पक्ष में है। तो ये
तटस्थ रहे इस कारण से, अगर ये इन्होंने सहयोग किया होता जनता का या क्रांतिकारियों का सहयोग दिया होता तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगती, किंतु इन्होंने ना तो अंग्रेजों का पक्ष लिया ना भारतीयों का पक्ष लिया, तटस्थ रहे, तो ये भी एक असफलता का कारण बन जाता है। देखिए जमींदार जो थे महत्वपूर्ण वर्ग था, अगर जमींदार साथ होते तो राजाओं को भी साथ होना पड़ता, नरेशों को भी साथ होना पड़ता, किंतु जमींदार जब साथ नहीं है, व्यापारी साथ नहीं है, क्योंकि ये अपना अपना हित साधने में लगे हुए थे। अब अगला जो कारण है वो निश्चित लक्ष्य का अभाव। वो क्या है? कारण नहीं, सॉरी, सब प्रभाव, असफलता का कारण निश्चित लक्ष्य का अभाव या कोई आदर्श नहीं था। देखिए वीर सावरकर ने स्वयं खुद कहा था कि अगर कोई निश्चित लक्ष्य होता जनता के सामने तो जितनी शानदार इस क्रांति की शुरुआत हुई उतना ही शानदार इसका अंत भी होता, किंतु इनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। क्रांति कर रहे थे, क्यों कर रहे थे किसी को कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे? झांसी है वो अपना राज्य पुनः पाने के लिए, बहादुर शाह जफर पुनः स्थापित करने के लिए अपना साम्राज्य, और उधर बहादुर कुंवर सिंह अपने राज्य की स्थापना करने के लिए, कुछ जो मध्यम जो बीच में और लोग लगे हुए थे वो अपने अपने हित, जिनका अहित हो चुका था वो अपना हित पाने में यहां पर लगे हुए थे। अवध के सैनिकों में रोष था क्योंकि अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, यानी सबके अपने हित थे, यानी कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था कि हमें इस क्रांति, अगर हमने क्रांति कर भी दी और सफल भी हो गए तो हमें आगे क्या करना है। अंग्रेजों को मान लिया, भारत से बाहर निकाल दिया, तो भी यहां पर कोई रूपरेखा तैयार नहीं की थी कि हमें इस तरह से भारत का साम्राज्य शासन चलाना होगा। एक लक्ष्य बना दिया कि दिल्ली चलो और बहादुर शाह को शासन सत्ता सौंपो, जबकि बहादुर शाह स्वयं निर्बल था, कमजोर था, शासन सत्ता उसके हाथ से निकल चुके थे, भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। तो यहां पर कोई निश्चित लक्ष्य और कोई आदर्श जनता के सामने नहीं था कि जिसको लेकर वो लड़ते या उसको प्राप्त करने का प्रयास करते। तो यह भी एक असफलता का कारण है। नंबर 6, सीमित साधन। किसके पास? भारतीयों के पास। सीमित साधनों से यहां मतलब है हथियार नहीं है, लड़ने के लिए संचार के साधनों का अभाव है, सूचना तंत्र नहीं है, परंपरागत हथियारों से लड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई पूरी तरह इनके पास कोई योजना नहीं बनी जिससे इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। ना तो योजना बन पाई, ना साधन थे इनके पास में, केवल लड़ रहे थे, और कहीं कहीं तो तलवारों से, डंडों से, लाठियों से इनकी लड़ाई हो रही थी। आग लगाना ये युद्ध का एक नीति नहीं है, युद्ध का एक वो नहीं है, यो कह सके कि युद्ध इस तरह से लड़ा जाता है या क्रांति इस तरह से की जाती है। आग से कभी युद्ध नहीं जीता जाएगा। यहाँ पर इनको सामने से लड़ना पड़ता अंग्रेजों से, और उसके लिए हथियारों की आवश्यकता थी, वो यहाँ पर इनके पास सीमित थे, बहुत कम मात्रा में थे। गोला बारूद अंग्रेजों के पास था, यानी इनकी तुलना में भारतीयों के पास कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों के पास तो यहाँ तक कि संचार के साधन थे, एक जगह से दूसरी जगह सेना पहुंचाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, रसद सामग्री पहुंचाने के लिए, ये सारे के सारे भारतीयों के पास अभाव था, तो जिसके कारण से भी क्रांति असफल हुई। नंबर 8, अगला कारण जो देखें तो इस समय जो वायसराय था, क्रांति के समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो था बड़ा कूटनीतिज्ञ था, अंग्रेज तो सारे ही ऐसे थे, तो इनकी कूटनीति और उसकी यो कहें अंग्रेजों की, कैनिंग व अंग्रेजों की कूटनीति यो मान सकते हैं, जो राजनीतिक समझ थी उसके कारण से भी। तो अगला कारण है कैनिंग की व अंग्रेजों की कूटनीति। क्या है कूटनीति? यानी राजाओं को अपनी तरफ मिला लिया, लालच देकर, भरोसे में लेकर, जमींदारों को तटस्थ बनाए रखा, व्यापारियों को, शिक्षित वर्ग को बनाए रखा। और ये किसकी दूरदर्शिता थी? कैनिंग और अंग्रेजी सरकार की। उन्होंने इन क्रांति को सफल ही नहीं होने दिया, उन्हें पहले पता लगा दिया। जैसे मान लीजिए उत्तरी भारत में हो गया विद्रोह, तो दूसरी जगह उन्होंने अलर्ट
संचार के साधनों से सूचना भेज दी। राजस्थान में क्रांति से पहले ही यहाँ पर सूचना पहुंच चुकी थी, सब कुछ अलर्ट था, यातायात, सैनिक जो अंग्रेज जो प्रशासन था वो पूरी तरह से अलर्ट था कि क्रांति कभी भी कहीं भी हो सकती है। उससे निपटने में इनको आसानी हुई। तो ये इनकी दूरदर्शिता कूटनीति थी, किस तरह से इन्होंने सेना तैयार की, सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजा और किस तरह से क्रांति को दबाने में इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। अगला असफलता का कारण जो है वो है दक्षिणी भारत की उदासीन था, यूं कहे, या दक्षिणी भारत इस क्रांति में शामिल ही नहीं हुआ। दक्षिणी भारत में केवल एक महाराष्ट्र में सतारा में रंगा बापू गुप्ते ने छोटा मोटा विद्रोह किया, मद्रास में चिंता भूपति ने थोड़ा बहुत, इसके अलावा दीपूजी रागा या यूं कहें कि नाम मात्र का विद्रोह हुआ। दक्षिणी भारत पूरा अछूता था, राजपूताना, गुजरात, ये पूरी तरह से इस क्रांति से अलग थलग रहे। केवल मध्य भारत और बंगाल का क्षेत्र जो था वो लड़ रहा था इस क्रांति को अंग्रेजों से। तो दक्षिणी भारत की उदासीनता, क्रांति की असफलता का अगला कारण दक्षिणी भारत की उदासीनता, यानी वो क्रांति में शामिल ही नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि अगर पूरा भारत शामिल होता, दक्षिणी भारत में मराठे थे जो महत्वपूर्ण लड़ाकू जाति थी, अगर वो शामिल हो गए होते तो क्रांति का सफल होना 100% तय था। किंतु दक्षिणी भारत ने उदासीनता दिखाई, तो परिणाम तय क्रांति असफल हुई। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव, कई कारण बनते हैं, हमें इतने ही काफी है। समन्वय का अभाव, ठीक है, हमारे लिए पर्याप्त है। यानी जैसे मैंने भी पहले बताया था, पहला ही कारण योग्य नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व नहीं था तो साथ में जो लीडर थे, नेता थे, उनमें समन्वय भी नहीं था, कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। अगर वो एक साथ लड़ते या एक दूसरे के पास सूचना भेजते या एक दूसरे का उद्देश्य प्रकट करते तो जाहिर सी बात है कि परिणाम कुछ और होता। किंतु आपस में कोई समन्वय नहीं था, कभी तात्या पे भागते रहे, छिपते रहे, लड़ते रहे लगातार। अगर एक अकेला चना कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कंडीशन थी, तात्या पे लगातार भागते रहे, छिपते रहे और लड़ते रहे। सफलता कैसे मिल सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य था, उससे सफलता नहीं मिल सकती थी। तो आपस में समन्वय नहीं था। तो ये थे क्रांति की असफलता के कारण, जिनको हमें विस्तार से समझा है, लिख भी सकते हैं, वापस देख लेते हैं। योग्य नेतृत्व यानी लीडरशिप का अभाव था। क्रांति 31 मई को होनी थी, 10 मई को मेरठ से होगी। भारतीय जो नरेश थे, राजा थे, अंग्रेजों के साथ दे रहे थे भारतीयों के बजाय। जमींदार, व्यापारी, शिक्षित वर्ग किसी भी तरफ नहीं था, ना क्रांतिकारियों की तरफ ना अंग्रेजों की तरफ। निश्चित लक्ष्य का अभाव, कोई लक्ष्य नहीं था, क्रांति हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है। सीमित साधनों की कमी थी, हथियारों के अभाव था। केनिंग की दूरदर्शिता और कूटनीति अंग्रेजों की, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि वो पहले से ही इस क्रांति के लिए अलर्ट थे। दक्षिणी भारत की उदासीन था, यानी दक्षिणी भारत इस युद्ध में, इस क्रांति में शामिल ही नहीं हुआ। और समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का अभाव। अब देखते हैं इस क्रांति की असफलता के, इस क्रांति की क्या प्रभाव पड़े। क्रांति हुई, असफल हो गई, इसके क्या प्रभाव भारत में पड़े। बहुत से प्रभाव पड़ेंगे, एक एक करके वो प्रभाव देखते हैं। बड़ा प्रभाव तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। तो देखते हैं क्रांति का प्रभाव, वही एक एक करके बिंदुवार हम प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। लगभग 5-7 पॉइंट, ज़्यादा नहीं है। क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी शासन को अलर्ट होना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को सोचना पड़ा कि भारत में ऐसी क्या कमियां कर दी जिसके कारण से इतना बड़ा विद्रोह हो गया, और अगर दोबारा विद्रोह हुआ तो हमारा तो मैदान साफ है, यानी हमें वहाँ से हटना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई ब्रिटिश सरकार ने जिससे भारत में वो अपने शासन सत्ता को सुदृढ़ता स्थापित कर सके या वापस से वो अपनी सत्ता कायम कर सके। तो ऐसे समय में उन्होंने जो जो कमियाँ निकली, जो जो कमियाँ उभर के आई, उनको दूर करने का प्रयास किया। तो उन प्रयासों में नंबर 1 जो हम देखते हैं सबसे पहले, वो था कंपनी का शासन का अंत। देखिए, इसको समझेंगे, कंपनी का शासन क्या था। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का जो था यहां पर समाप्ति हो गई। 1 नवंबर कब हुई?
1 नवंबर 1858 को महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, उसने घोषणा कर दी 1 नवंबर को, और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन सत्ता चली गई। देखिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। उसका काम यही था, यहाँ व्यापार करे, शासन सत्ता या साम्राज्यवाद की भावना नहीं थी। किंतु बाद में धीरे धीरे जैसे इन्होंने अपने पैर जमाए तो इन्होंने सैनिक रखना भी प्रारंभ कर दिया और शासन सत्ता भी अपने हाथ में लेनी प्रारंभ कर दी थी। तो यहाँ पर इनको समझ में आ गया ब्रिटेन सरकार को कि अगर कंपनी का शासन निरंतर चलता रहा, क्योंकि उनका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से लाभ लेना, कंपनी का केवल एक उद्देश्य था कि व्यापार करना और ज्यादा से ज्यादा लाभ या फायदा प्राप्त करना। अब इतना बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन सरकार के पास पहुंच गया है तो वो आसानी से छोड़ने वाले तो थे नहीं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के शासन का अंत कर दिया। तो क्या हुआ इसके बाद में, इसके बाद में कंपनी के शासन की बजाय भारत शासन सरकार अधिनियम पारित किया गया। देखते हैं भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ। भारत सरकार अधिनियम, ध्यान रहे अधिनियम का नाम भारत सरकार है, शासन नहीं है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, 1858 में। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का तो अंत हुआ और भारत का शासन चलाने के लिए ब्रिटेन में एक इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। किसकी, इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य हुआ करते थे, यानी ये 15 सदस्य इंग्लैंड में बैठ करके भारत की शासन सत्ता को संभालेंगे। और इसके लिए इंडिया काउंसिल का जो सबसे सुप्रीडेंट होता था, यानी मुख्य होता था, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत राज्य सचिव, चार्ल्स वुड को बनाया गया था पहला। तो भारत राज्य सचिव का पद इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और इंडिया काउंसिल अब भारत में शासन संभालेगी, जो कहां पर रहेगी, इंग्लैंड में। और वहीं पर एक इसके लिए पृथक से व्यवस्था होगी, एक राज्य सचिव होगा, भारत राज्य का सचिव। ठीक है, तो पहला और महत्वपूर्ण परिणाम ध्यान रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कब हुई। कई बार बच्चे प्रश्न में यहां गलती कर जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जब भारत आजाद हुआ तभी, नहीं, यहां भारत आजाद हुआ तब तो इस अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई थी। यहां पर कंपनी के शासन की समाप्ति 1 नवंबर 1858 को क्रांति के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका अंत हो गया और उसकी जगह इंडिया काउंसिल ने ले ली। नंबर 2, इसका जो प्रभाव पड़ा वो था सेना का पुनर्गठन। अब देखिए विद्रोह कहां से हुआ था, सेना से, तो सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का क्या किया गया, पुनर्गठन। मतलब अब तक जो 1857 तक जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक ज्यादा थे और ब्रिटिश सैनिक कम थे, या यूरोपीय सैनिकों की संख्या कम थी। अब भारतीय सैनिक विद्रोह किया तब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अगर वहीं यूरोपीय सैनिक होते तो वो अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखाते। अब यहां पर अगर उनकी संख्या कम थी तो हो सकता है भविष्य में फिर से विद्रोह हो। उस संभावनाओं को देखते हुए इस सेना का पुनर्गठन किया गया, अनुपात बदला गया। अब भारतीय सैनिकों के समान तो नहीं कह सकते, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई। यानी पहले तो बिल्कुल अनुपात कम था, यानी ये मान लेते पहले 3:1 था, यानी 3 सैनिक भारतीय थे तो 1 यूरोपीय था। अब ये अनुपात बढ़ाया गया, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर रहा पर यह अनुपात बढ़ाया गया। अब यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या यहां पर कम की गई इस सेना का पुनर्गठन। साथ ही सेना का सम्मिश्रण किया गया, यानी एक किसी रेजिमेंट के आधार पर नहीं, आपस में मिश्रित जो सेनाएं थी, क्योंकि मंगल पांडे और इन्होंने कई जैसे रेजिमेंट थी उन्होंने विद्रोह किया तो कई बार, तो उनकी जगह इन्होंने क्या किया, मिश्रित सेनाएं या टुकड़ियां तैयार की। तो सेना की सम्मिश्रण योजना आती है पुनर्गठन के साथ ही। आर्मी एलिगेशन एक्ट, सेना सम्मिश्रण, सेना सम्मिश्रण, सेना सम्मिश्रण योजना 1861। और इसके बाद पील कमीशन बनाया गया, पील कमीशन रिपोर्ट
ध्यान रहे, वो भी किससे संबंधित है, सेना के पुनर्गठन के लिए ही। और इसके बाद सेना का पुनर्गठन किया गया, सेना सम्मिश्रण योजना और पील कमीशन के बाद में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों को बाहर भेजने के लिए भी प्रावधान किए गए, कई चीजें इसमें नई लागू की गई, सेना का पुनर्गठन। नंबर तीसरा जो देखें इसके बाद, तो भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन आ गया। किसके प्रति समझेंगे, भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। अब तक क्या नीति थी, साम्राज्य विस्तार की। अब इन्होंने क्या किया कि राजाओं को गोद लेने का भी अधिकार दिया, क्योंकि गोद लेना एक भारी समस्या पैदा कर दी थी अंग्रेजों के लिए, जिसके कारण से ये सतारा, जैतपुर, बागड़, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे के सारे विद्रोह में खड़े हो गए थे। तो इन सबको वापस से अपना अधिकार दिया गया कि गोद ले सकते हैं, और राजाओं को अब उनके साम्राज्य में थोड़ी स्वतंत्रता दी गई। सीमा विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया। यहां पर अंग्रेजी सीमा विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। हालांकि कहने के नामात्र का था, बाद में भी फिर भी को प्रयास किए गए। तो यहां पर सीमा विस्तार की नीति को बहुत कंट्रोल किया गया, बहुत कम किया गया। नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। अब एक जो अगला जो निकल कर आया अंग्रेजों के इस सारे घटनाक्रम से, उन्हें समझ में आया कि इनको भारतीयों को कभी एकजुट होने नहीं देना है, और जब तक वो यहां से नहीं गए, यानी 15 अगस्त 1947 तक, तब तक उन्होंने अपनी वही नीति कायम रखी। कौन सी, फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो। कभी हिंदुओं को, कभी मुस्लिमों को, कभी दलितों को, कभी क्षेत्रवाद के आधार पर आपस में भड़काते रहे। बंगाल का विभाजन कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, आपस में लड़ाते रहे, यहां तक कि अंत में जब तक ये गए तब तक भारत के 2 टुकड़े ये कर चुके थे। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति, आपस में लड़ाते रहो। वही बंदर बिल्ली वाली कहानी कि 2 बिल्लियां आपस में रोटी के लिए लड़ती हैं, बंदर बीच में आके रोटी को तराजू में तोल तोल कर खाता रहता है और रोटियां समाप्त हो जाती है। तो यही यहां फूट डालो और राज करो की नीति जो अंत तक इन्होंने अपनी कायम रखी, इस नीति को ये बढ़ावा देने लगे। अगला जो इसका प्रभाव पड़ा वो है राष्ट्रीय आंदोलनों को। राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वो प्रगति करने लगे, को प्रोत्साहन मिला। देखिए शुरुआत यहीं से होती है 1857 की क्रांति से, और इस क्रांति की शुरुआत के बाद में यानी जो भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना थी वो और बढ़ जाती है, और लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हर जगह अलग अलग तरह से इनका विद्रोह और आंदोलन किए जाने लगे। महात्मा गांधी ने लगभग जब तक ये नहीं गए तब तक तो आंदोलन ही जारी रखे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, कई आंदोलन किए। इसके अलावा भी कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, यानी लगातार अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और प्रेरणा भी मिली। देखिए लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये किस तरह से अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसको देखते हुए जनता के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय आंदोलन को यहां पर बल मिलता है। इसके अलावा नंबर 6 आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, यह सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव। अब अंग्रेजी शासन, ये अंग्रेजी लोग ये सोचने लगे, ब्रिटिश सरकार ये सोचने लगी कि उनका समय जब भी कभी भी समाप्त हो सकता है, तो जितना हो सके यहाँ से अपना सामान समेट सके, यानी केवल और केवल आर्थिक शोषण पर उतर आए, यानी भारत से ज़्यादा अपना माल प्राप्त करने लगे। केवल एक उपनिवेश के रूप में शासन सत्ता छोड़ी तो नहीं, पर यूँ शासन सत्ता को द्वितीय स्थान पर रखा और प्रथम स्थान पर इनकी आर्थिक नीतियां रही, यानी भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो आर्थिक संपदा है वो प्राप्त की जा सके। तो ये आर्थिक रूप से भारत पूरी तरह पंगु हो गया, कमज़ोर हो गया, पूरी तरह भारत को बिखेर दिया गया, यानी सारा का सारा गरीबी के कगार पर ला दिया। तो ये थे क्रांति के कुछ प्रभाव। यानी सबसे पहले कंपनी का शासन का अंत हो गया 1 नवंबर 58 को। सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया, सैनिकों की संख्या में बदलाव किया गया, भारतीय नरेशों के प्रति नीति बदली, रुख नरम किया क्योंकि इन्होंने साथ दिया था
फूट डालो राजगुरु की नीति को बढ़ावा दे दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता है और आर्थिक प्रभाव भी यहाँ पर भारत का अलग पड़ता है, भारत का पूरी तरह शोषण किया जाता है। तो ये था इस क्रांति की असफलता के कारण और प्रभाव। क्रांति का मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सकता है विश्लेषण किया। अगली जो क्लास है वो हम देखेंगे इस क्रांति का स्वरूप क्या था, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। कुछ इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, कुछ इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ कहते हैं सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ मुसलमानों की प्रतिक्रिया। तो अलग अलग है, उन एक एक विभिन्न मतों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। धन्यवाद।